Good morning, all of you. Welcome to class of electricity and magnetism. In the last lecture, like in the last two lectures, actually, we discussed applications of Gauss theorem. ठीक है, so जो Gauss law है of electrostatics, which is surface integral of E dot ds is equal to q upon epsilon naught, इसके applications हमने study की. So now, today is the last lecture of this chapter. ठीक है, today we will finish this chapter second, and I've also started giving you homework. So आपने जो chapter 1 की videos हैं उनको carefully देखना है and make notes. So on a particular day, single day, I will give you homework of one particular video only. ठीक है, जिस दिन I don't give homework, I don't give that video, तब आपने जो क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं उसी के नोट्स बनाने हैं. बट जिस दिन मैं आपको होमवर्क एज सच मेंशन करूँगी दैट यू हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, उस दिन आपने उसके नोट्स बनाने हैं. ओके, सो डेली का आपका जो नोट्स हैं वो रेडी होने चाहिए. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर. हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं that within the conductor or within a closed figure electric field is zero, even the charge enclosed is also zero. ठीक है, तो उसी चीज को हम अगेन एंड अगेन एक तरह से डिस्कस कर रहे हैं अंडर डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स. तो अल्टीमेटली हमें पता है एंड दिस इज ऑलवेज confirmed and fixed कि within a closed conductor, within a closed figure, your charge is always zero. एक क्लोज्ड फिगर के अंदर चार्ज हमेशा जीरो होगा एंड अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी. सो Q इज इक्वल टू जीरो एंड E इक्वल्स टू जीरो विद इन ए कंडक्टर, विद इन ए क्लोज्ड कंडक्टर. सो क्लोज मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज इट शुड बी क्लोज्ड. ठीक है, एक क्लोज फिगर होनी चाहिए, ओपन फिगर्स नहीं होनी चाहिए. सो वी ऑलरेडी नो दिस, हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में भी इस कंसेप्ट को यूज़ किया, बट स्टिल नाउ इट हैज़ कम एज ए टॉपिक इटसेल्फ. तो अब हम इसको स्टडी करेंगे. सो इन अ कंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं देन व्हाट हैपन, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आकर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. एज अ रिजल्ट an excess of negative charge is produced on one side of the conductor. तो अब क्या होता है कि आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें आपने अप्लाई किया. ठीक है, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं. कंडक्टर इटसेल्फ इज नोन फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड इफ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, so those electrons they start moving in the direction of electric field. अब अगर काफ़ी सारा नेगेटिव चार्ज, सपोज वी हैव दिस फिगर, ठीक है, क्लोज्ड फिगर है. अब इसमें से सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है डायरेक्शन में, तो सारे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग गए. सो क्या होगा कि वो एक जगह पर कलेक्ट होने लग जाएंगे ऑन वन साइड ऑफ द कंडक्टर. ऑब्वियसली काफ़ी सारा नेगेटिव चार्ज है तो वो एक जगह पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. जब एक जगह पर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी साइड क्या होगा, उसका ऑपोजिट. ये तो हर जगह होता है, अगर कहीं पे कोई चीज़ बहुत नेगेटिव हो रही है तो उसके ऑपोजिट एंड पे वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है. तो अगर सारे नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे कलेक्ट हो गए तो इट मीन्स दूसरी साइड पे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होने लग जाएंगे. ठीक है, सो लीविंग द अदर साइड पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो अब हमने क्या किया, एक ही कंडक्टर में हमने दो पोर्शंस अचीव कर लिए. यानी एक कंडक्टर तो एक ही है एंड इट इज क्लोज्ड एंड इट हैड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और उस कारण क्या हुआ, सारे के सारे जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक जगह पर कलेक्ट होने स्टार्ट हो गए एंड एज अ रिजल्ट जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, या कह लो कि जो दूसरी साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई. सो अंडर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर दैट इज एग्जैक्टली जीरो.
सो अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, चाहे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट हो गए और इधर सारे पॉजिटिव चार्जेस, बट अल्टीमेटली दिस होल क्वांटिटी इज क्लोज्ड, और वो चार्जेस कहीं बाहर तो नहीं जा रहे, सब अंदर ही हैं। तो ऑल इन ऑल क्या है, चार्जेस जीरो है, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव वो जस्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। तो ऑल इन ऑल हम कहेंगे कि जो पूरा इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो रहेगी। सो अब हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे टू शो दैट चार्ज डेंसिटी जो है वो भी जीरो ही होती है। तो उसके लिए क्या है कि सपोज वही Q इज द चार्ज प्लेस्ड, तो Q हमेशा हम क्या लेते हैं, चार्ज विद इन दैट कंडक्टर, जैसा भी कंडक्टर है उसके अंदर जो भी पूरा चार्ज प्रेजेंट है उसको हम Q लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हम बात कर रहे हैं चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड वर्ड है, ठीक है। तो मतलब कि अब आपने अगर स्टिल कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट P फिक्स करना है, तो वो पॉइंट P कहाँ होगा, ये जो पूरा हम पॉजिटिव चार्जेस दिखा रहे हैं ये आपका पूरा कंडक्टर है, क्लोज कंडक्टर। तो अब आपने अगर पॉइंट P पे चार्ज फाइंड करना है कि यहाँ कोई चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, तो वो पॉइंट P आप कहाँ लोगे, कंडक्टर से बाहर या कंडक्टर से अंदर। वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, सो ऑब्वियसली वो पॉइंट कहीं ना कहीं विद इन द कंडक्टर होगा। एंड जो गॉसियन सरफेस है वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, दैट ऑलवेज पासिस थ्रू दैट पॉइंट, द पॉइंट एट विच ईदर वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और वी वांट टू चेक वेदर एनी चार्ज इज प्रेजेंट और नॉट। तो हमने जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो हम विद इन द कंडक्टर बनाएंगे। ओके, सो अब हम लेते हैं गॉस थ्योरम विच स्टेट्स surface integral of E dot ds equal to Q by epsilon naught. Since electric field strength inside a conductor is zero, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने कहा कि जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, तो इसका मतलब ये जो आपका E डॉट डी एस है ये जीरो हो गया। अगर आपका E डॉट डी एस जीरो हो गया, सो दैट मीन्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज जीरो। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट कभी भी जीरो नहीं होता, इसकी तो फिक्स वैल्यू है। तो इसका मतलब कौन जीरो है, Q जीरो। सो बहुत ही सिंपल, आप ये देखो कि इस पूरे चैप्टर में हमने सबसे ज़्यादा E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही यूज़ किया है, उसी को ही हम थोड़ा थोड़ा वेरी करते हैं, और जो कुछ सेलेक्टेड नोन फॉर्मूले हैं वही फॉर्मूले पुट करके हम हर न्यू टॉपिक, हर न्यू डेरिवेशन को सॉल्व करें। तो अब इसमें क्या था, दिस होल टॉपिक जस्ट थ्री स्टेप्स। पहले आपने गॉस थ्योरम लिखी, फिर आपने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, सो E डॉट डी एस इज जीरो। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगी दैट मीन्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज जीरो, बट एप्सिलॉन नॉट इज नॉट जीरो, ठीक है, इट इज ए कांस्टेंट, सो दिस इंप्लाइज Q इज जीरो। So this confirms that charge density inside the conductor is zero. Okay, तो अब हमने inside the conductor का तो confirm कर लिया कि within the conductor charge density is also zero, electric field strength is also zero. Okay, so this is important relation, important you can say observation जो आपको हमेशा याद रखनी है। कहीं भी ऐसी situation आती है कि हम within a conductor बात कर रहे हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो मींस चार्ज डेंसिटी इज आल्सो जीरो। ठीक है, और ये आपका एप्सिलॉन नॉट जो है दिस इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट हमेशा सेम ही रहता है, इट्स वैल्यू ऑलवेज रिमेन सेम, तो वो कभी जीरो नहीं हो सकती। तो अब नेक्स्ट कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। वेल दैट इज ओके, अब आप कंडक्टर से अगर जस्ट बाहर भी आ जाओ, यानी कि इस पोर्शन में भी, ये ग्रेइश रीजन तो आपका पूरा कंडक्टर है, ओके, तो जस्ट आउटसाइड पर क्या होगी, वेल डेफिनेटली जैसे ही आप कंडक्टर से बाहर आते हो तो जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर यू विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ विद इन द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट उससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो अब हमने क्या किया कि सपोज ये जो पॉइंट है हमने यहाँ पर फाइंड करना है, तो हमने गॉसियन सरफेस भी कंसीडर कर लिया इस पे एज सिलेंडर। अब अगेन सिलेंडर है तो इसकी थ्री सर्फेसेस होंगे, S1, S2 एंड S3। S1 हो गया इसका बेस, S2 हो गया इसका टॉप कह लो, यानी कि दोनों कैप्स S1 एंड S2, और उसका कर्व्ड सरफेस S3। अगेन चार्ज Q ही लेंगे हम,
विद इन ए कंडक्टर, जिस भी कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पर इट इज ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, बट स्टिल उसके अंदर जो भी चार्ज है वट एवर इज प्लेस्ड ऑन इट, ठीक है, वो चार्ज क्यू है। अब यहाँ पर भी जैसे कि अभी मैंने कह दिया कि उसके अंदर जो भी चार्जेस हैं, बट दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि जो चार्जेस हैं वो अंदर तो हो ही नहीं सकते, इट कैन बी प्रेजेंट ऑन द सर्फेस, सर्फेस पे चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि प्लस चार्ज सिर्फ ये बिल्कुल बाउंड्री पे दिखा है, तो ये बाउंड्री बेसिकली सर्फेस है। सो जब हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, पहले हम क्या करेंगे, ई डॉट डी एस को स्प्लिट कर देंगे सर्फेस S1 S2 एंड S3 में। तो ये बिल्कुल सेम है, हम ये थर्ड टाइम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को डिस्कस कर रहे हैं। सो ऑल दिस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, तो यानी इनसाइड द कंडक्टर कौन सा सरफेस आ रहा है आपका S3, S3 सारा का सारा इनसाइड द कंडक्टर है, सो दैट मीन्स S3 के लिए तो हो गया 0। उसके बाद वैसे भी हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है सरफेस S3 का वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंड दैट गिव्स अस 0। तो जब हम ये दो इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, ठीक है, सो हमें दोनों में ही 0 आंसर मिलता है। तो ये एक तरह से दो हमने रीजनिंग दे दी, एक तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 है, तो आप जो भी सरफेस कंसिडर करोगे वो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो S3 विद इन है कंडक्टर, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो E डॉट डी एस जो है दैट शुड बी 0। सेकेंडली हमने पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और जो सरफेस है इसका S3 का, इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर। जो एरिया वेक्टर है इसका वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है S3 इस तरह से, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो S3 है दैट इज परपेंडिकुलर टू S3 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू E, तो आपका एंगल 90 डिग्री है, तो तब भी आपका आंसर 0 आएगा। अब आ गया S2, S2 इज आउटसाइड, ये बाहर है, ठीक है, तो इसके लिए वी विल ऑब्टेन दिस इज आउटसाइड, इसके लिए हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। सो E डॉट डी एस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड ऑल्सो दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो योर एंगल इज 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ई डी एस। सो वी गेट, एंड ऑल्सो दिस इज कॉन्स्टेंट, तो वी कैन ब्रिंग इट आउटसाइड द इंटेग्रल, सो ई डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और अब अगेन हमने एज पूरा सिलेंडर नहीं कंसीडर करना, हम सिर्फ S2 की बात कर रहे हैं। S2 एक सिंपल सरफेस है, ठीक है, सिंपल सरफेस। तो उस केस में जो ds है उसका सरफेस इंटेग्रल सिंपल सरफेस ही देगा, सो ES इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्दर अगर सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, तो Q आ गया सिग्मा एस, तो हम Q की जगह सिग्मा एस लिख सकते हैं। नाउ S गेट्स कैंसल्ड एंड वी हैव E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारे पास फॉर्मूला पहले भी आया है, पहले कब आया है, जब हम 2 इनफाइनाइट प्लेट्स को कंसीडर किया था और उसका स्पेशल केस किया था, उसमें हमारे पास एक सिचुएशन में आंसर ये आया था, ठीक है। सो नाउ दिस इक्वेशन 5 इज कॉल्ड कूलम्स थ्योरम, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज वैलिड फॉर ऑल शेप्स ऑफ कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, सिंपली सरफेस चार्ज डेंसिटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी पे। सो कूलम्स थ्योरम क्या स्टेट करती है, ये जो इसकी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट सेज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू, हमने अब ये रेशो बतानी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द नियर बाय कंडक्टर सरफेस डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, एंड नाउ वी हैव लास्ट टॉपिक, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। तो पहले तो हम गॉस लॉ लिखेंगे। अब एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, ये आपके चैप्टर फर्स्ट में है, ठीक है, सो वी विल डिस्कस इट, बट यहाँ पर आपने बस उसका एक फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में सपोज यू हैव वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए है, कोई भी वेक्टर है, तो उस वेक्टर ए का अगर आप क्लोज सरफेस पे सरफेस इंटेग्रल लेते हो, देन दैट इज ऑलवेज इक्वल टू
वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ दिस डेल डॉट ए, आप उस वेक्टर का डाइवर्जेंस लोगे और उसका वॉल्यूम इंटेग्रल लोगे। तो ये डाइवर्जेंस और गॉस थ्योरम ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। बट दिस अभी के लिए दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू नो। आपने बस ये याद रखना है, ये हमारे पास फॉर्मूला है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो आपके पास कोई भी वेक्टर है, तो अगर वो ए डॉट डी एस है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? पहली बात तो 2 इंटेग्रल की जगह 3 इंटेग्रल और डेल डॉट ए डी वी लिखना है, ठीक। अब यहां पर वेक्टर क्या है? ई डॉट डी एस, तो यानी कि आप ए की जगह ई लिख दो। तो अगर ए की जगह ई करोगे तो क्या बन सकता है? वो डेल डॉट ई डी वी। तो ये आ गया डेल डॉट ई डी वी। फर्दर हमें पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? रो, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू रो वी, और फर्दर अगर हम dv लिखें तो इसको 3 बार इंटीग्रेट करोगे तो v बनेगा। तो अगर हमने dv फॉर्म में लिखना है v को, तो हमें ट्रिपल इंटेग्रल दिखाने पड़ते हैं। अगर लेंथ हो तो सिंगल इंटेग्रल, सरफेस हो तो डबल इंटेग्रल, वॉल्यूम हो तो ट्रिपल इंटेग्रल, ठीक। तो अब हमने क्या किया, यहाँ E डॉट डी एस है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। E डॉट डी एस को, इसको हमने लिख दिया ट्रिपल इंटेग्रल की फॉर्म में, और यहाँ से जो Q था इसको भी लिख दिया ट्रिपल इंटेग्रल की फॉर्म में। अब दोनों साइड हमारे पास ट्रिपल इंटेग्रल आ गए, डेल डॉट ई डी वी और यहाँ पर रो बाय एप्सिलॉन नॉट डी वी, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी है, ठीक है। अब दोनों साइड ट्रिपल इंटेग्रल है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, बट कभी भी आपने ऐसे स्लैश ऐसे लाइन मार के कैंसल आउट दिखाना नहीं है, ठीक है, दैट इज मीनिंगलेस। बस आप इसको सिंपली रिमूव कर दो और हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। सो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन वाला फैक्टर होता है। तो ज़्यादा अच्छा आपको फर्स्ट चैप्टर जब हम इसको डिस्कस करेंगे यू विल अंडरस्टैंड देयर, ठीक है। सो विद दिस वी फिनिश आवर चैप्टर सेकेंड. So that's all for today. Keep making your notes. Thank you.